नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की समझ पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है मध्यकालीन इतिहास की संभव बैच की जो श्रृंखला है उसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हुए मुगल काल के अगले पड़ाव पर आ चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास की यह श्रृंखला जो है सतीश चंद्र की एनसीईआरटी और ओरिएंट ब्लैक स्वैन जो पब्लिकेशन है उस बुक को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के यूपीएससी बैच के दृष्टिकोण से जो है इसे डिजाइन किया गया है। तो आज की इस कक्षा कार्यक्रम में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कवर अप किया जाएगा, तो चैप्टर नंबर 13, 16 एंड 17 है। विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु है मुगल काल का संगठन, अकबर का काल, आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन। तो पूर्व कक्षा में हम लोग क्या कर चुके थे, पूर्व कक्षा में हम लोग मुगल काल को बाबर और हुमायूं तक देख चुके थे। बाबर की उपलब्धियों को देखा गया था, पहले बाबर के प्रारंभिक संघर्ष को देखा गया था कि कैसे मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से जो है उनका संघर्ष शुरू होता है और उसके बाद जो है भारत की कौन सी सहायक परिस्थितियां रहती हैं जिससे वो भारत पे आक्रमण के लिए उन्मुख होते हैं। पानीपत का युद्ध कोई साधारण युद्ध ना होकर के किस तरीके से एक इतिहास की करवट था, सदियों पुराना सल्तनत काल समाप्त हुआ और इस तरीके से बाबर के नेतृत्व में भारतवर्ष में मुगल वंश की नींव पड़ा। बाबर जो है सफलता को बहुत लंबा नहीं देख सके और लगातार युद्धों में ही व्यस्त रहे। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं आते हैं तो मुगल काल के पहले ऐसे शासक रहते हैं जिन्होंने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया, इससे वो कमजोर होते हैं और क्या होता है, शेरशाह सूरी जैसे जो है ऐसे व्यक्ति जिसे कि शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का मिश्रण कहा जाता है, उनसे वो लगातार दो युद्धों चौसा और कन्नौज में पराजित होते हैं और इस तरीके से सूरवंश की नींव पड़ती है और हुमायूं जो रहते हैं वो संघर्ष का जीवन अगले 15 वर्षों तक 1540 से 1555 तक जीते हैं। 1555 में क्या होता है, तो 1555 में जो है सरहिंद का युद्ध होगा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं किसे पराजित करते हैं, तो सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को उन्होंने पराजित किया और सिकंदर सूर को पराजित करने के साथ फिर से उनकी शासन की स्थापना हुआ, लेकिन शायद मुगल सिंहासन उन्हें रास नहीं आया। मात्र 6 महीने के अंदर पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय सीढ़ियों से गिरते हैं और गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक की कहानी बच्चों हम लोग देख चुके हैं। राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग टू कवर अप द एरा ऑफ अकबर along with the economic, social, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ मुगल। तो आइए भाई शहंशाह अकबर के बारे में देखा जाए। शहंशाह अकबर जो है तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासन होता है। 1556 से 1605 के शासन को जो है तीन चरण में देखा जाएगा। इसे जो है 3 चरण में देखा जाएगा। जो प्रथम चरण है ये 1556 से 1560 ईस्वी है। 1556 से 1560 ईस्वी में क्या दिखेगा भाई, तो अकबर जो है बैरम खान के संरक्षण में रहते हैं। अगला जो द्वितीय चरण है द्वितीय चरण जो है वो
प्रथम चरण जो है 1556 से 60 और दूसरा चरण जो है 1560 से 1562 ईस्वी। इसे कौन सा समय कहते हैं? तो इसे पेटीकोट शासन कहते हैं। और अकबर अपनी धायमा माहम अनगा के संरक्षण में है। माहम अनगा के संरक्षण में है। तृतीय चरण जो है तृतीय चरण जो रहता है वो 1562 से 1605 ईस्वी। और तृतीय चरण में ये किसके संरक्षण में है? किसी के संरक्षण में नहीं है। अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में है। अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में है। अब बच्चों क्या होता है, हुमायूं जो है एकाएक जो है दुनिया से रुखसत होते हैं, पुस्तकालय की सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, पैर फंसता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है उस समय अकबर, हुमायूं के इंतकाल के समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष भी नहीं, 13 साल लमसम 8-9 महीने के आसपास उम्र रहता है। जो कहा जाता है पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो अकबर जो है इस छोटी सी उम्र में युद्ध के मैदान में रहते हैं, पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में रहते हैं। रिश्ते में इनके चाचा जो हैं बैरम खान वहीं पर क्या करते हैं, वहीं पर युद्ध के मैदान पे ही इनका जो है राज्याभिषेक करते हैं। और इस तरीके से अकबर शहंशाह हिंदुस्तान के रूप में मात्र लगभग 14 साल की आयु में उनकी ताजपोशी होती है। अब जो कहावत है ना कि छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है, कुछ वैसा ही अकबर के साथ है कि अभी उम्र छोटी है तो बैरम खान का प्रभाव बढ़ जाता है। बैरम खान के संरक्षण में रहते हैं, कम उम्र के रहते हैं। अफगानों की चुनौती अभी भी बनी हुई है। अफगान सत्ता, बच्चों मैंने पहले ही बात किया था कि लोदी जो थे वो अफगानी मुस्लिम थे। अफगानियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए बहलोल लोदी ने अफगान समानता का सिद्धांत लाया था। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है अफगान चुनौती बनी हुई है और बैरम खान के संरक्षण में इसी वर्ष 1556 ईस्वी क्या होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन है भाई? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक तरफ अकबर हैं और दूसरी तरफ जो है आदिल शाह सूर हैं। आदिल शाह सूर हैं। तो अकबर और आदिल शाह सूर, अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? अकबर की तरफ से बैरम खान लड़े थे। इधर से बच्चों कौन लड़ा था? इधर से हेमू विक्रमादित्य लड़े थे। हेमू विक्रमादित्य लड़े थे। इस युद्ध में बैरम खान की विजय होता है, हेमू के सिर को काट करके वो लाता है। हेमू भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14वें और अंतिम व्यक्ति रहते हैं। बैरम खान का रुतबा जो रहता है वो दरबार में अब बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध हारना मतलब मुगल वंश की समाप्ति था, युद्ध जीतना मतलब मुगलों की जड़ें अब और गहरी होंगी। तो बैरम खान ही शासन के वास्तविक कर्ता धर्ता बने हुए हैं। धीरे धीरे बच्चों वक्त बीत रहा है, महीने बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, वर्ष आता है 1560 का।
1560 तक आते आते अब अकबर की आयु लगभग 18 वर्ष। अकबर को लग रहा था कि अब शासन प्रशासन के निर्णय उन्हें लेने चाहिए। बैरम खान बार बार इसे टाल रहे थे कि अभी राजनीति के गूढ़ विषय को, शासन के गूढ़ विषय को आप नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे में बैरम खान का सत्ता पे वर्चस्व बना हुआ है और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो कहीं न कहीं बैरम खान के समर्थक और उनके जो फॉलोवर्स हैं उन्हीं को जा रहे हैं। अकबर आज ही जाकर के क्या करते हैं, आज ही जाकर के एक दोनों के मध्य छोटा युद्ध होता है। बैरम खान उसमें जो है पराजित होते हैं। पराजित होने के साथ बैरम खान के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, या तो सामान्य तरीके से राज दरबार में जैसे अन्य जो हैं लोग हैं वैसे रहिए, या तो क्या, या तो मक्का मदीना के लिए चले जाइए। बैरम खान जिसकी सत्ता में इतनी हनक थी, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, एक साधारण मंत्री के रूप में वो कैसे रह सकते थे, तो उन्होंने मक्का मदीना जाने का ही ऑप्शन चुना। जाते समय गुजरात के समीप उनकी हत्या होती है, बैरम खान की हत्या होती है और इनकी पत्नी सलीमा बेगम और पुत्र जो है अब्दुल रहीम, पत्नी सलीमा बेगम पुत्र को लेकर के फिर लौट आती हैं, अकबर के पास आती हैं। अकबर रहम दिल होते हैं और अब्दुल रहीम को पुत्र की तरह जो है रखते हैं और उन्हें खाने खाना के पद तक ले जाते हैं और सलीमा बेगम को जो है अपनी पत्नी का दर्जा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बैरम खान के दौर की जो 1556 से 1560 का वर्ष है, इसकी समाप्ति होती है। अब वो जो कहावत है बच्चों ने कि आसमान से गिरे तो कहां पे अटके, आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके। तो यहां पे दूसरे चरण की शुरुआत होता है। दूसरा चरण 1560 से 1562 का समय है। इसे पेटीकोट गवर्नेंस कहा जाता है। पेटीकोट गवर्नेंस में इनकी धामा महामनगा जो रहती है, इनकी केयर टेकर जो रहती हैं, महामनगा इनको संरक्षण दे रही हैं। अब वही जो बैरम खान का रुतबा था, वही रुतबा अब महामनगा का स्थापित होता है। महामनगा का जो है शासन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इनके बेटे आधम अनगा जो हैं वो अब शहंशाह बनने के सपने देख रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आधम अनगा के षड्यंत्र का पता चलता है, अकबर के द्वारा उनकी हत्या करवाई जाती है और महामनगा से भी कहा जाता है कि पेंशन लेकर के आप भी दरबार से रुखसत हो जाएं। तो कुल मिलाजुला करके क्या है कि भले ही अकबर का शासन 1556 से शुरू हो रहा है, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट किंग 1562 से शासन करना शुरू करते हैं। 1562 से शासन करना शुरू करते हैं तो मध्यकाल में लगभग आप कहेंगे कि शासन प्रशासन और अपनी नीतियों के माध्यम से एक नवीन मापदंड की स्थापना करते हैं। जो नवीन मापदंड की स्थापना करते हैं वो क्या है भाई, तो पहले हम लोग जो है अकबर के साम्राज्य विस्तार को देखा जाए। अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य विस्तार, अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर अंडर अकबर। तो मुगल साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पे साम्राज्य के रूप में विस्तारित, ऐसे ही बाबर ने बहुत कुछ किया था भाई।
परंतु उस मुगल साम्राज्य को और विस्तृत करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। तो 1561 ईस्वी में क्या करते हैं? 1561 ईस्वी में मालवा विजय करेंगे। इसमें अकबर के साथ कुछ महिलाओं ने भी युद्ध किया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1564 में गोंडवाना की विजय करेंगे। 64 में गोंडवाना की विजय करेंगे। गोंडवाना की विजय में किस पे विजय करेंगे? तो रानी दुर्गावती रहती हैं, वो उनसे युद्ध लड़ती हैं। अगला जो इनका महत्वपूर्ण विजय है 1568 में चित्तौड़ की विजय है। 68 में चित्तौड़ की विजय है। 1570 में जो है मारवाड़ की विजय है। जो चित्तौड़ की विजय है, यहां पे महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह रहते हैं, इनसे युद्ध हुआ रहता है। अगला जो इनकी महत्वपूर्ण विजय है 1572 में गुजरात की विजय है। 1572 ईस्वी गुजरात की विजय है। इसी गुजरात की विजय के स्मृति में इन्होंने किसका निर्माण कराया था? स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध हो रहा है? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप से होता है, और कहानी सुने ही होंगे, रणबीर चौकरी भर भर के चेतक भया निराला था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से कौन गए थे? मुगलों की तरफ से मान सिंह गए थे, उधर से महाराणा प्रताप रहते हैं। कहानियां बच्चों बहुत हैं और विवाद भी जुड़े हुए बहुत हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है अकबर जीते थे। नवीन जो संदर्भ उभर रहे हैं जिस पे विवाद बन रहा है, ये हल्दी घाटी ना तो अकबर जीते थे ना तो महाराणा हारे थे, इसलिए किताबों से इस संदर्भ को दूर किया जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला के क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की शौर्यता वीरता का प्रतिमान है। किस तरीके से अपने घोड़े चेतक को लेकर के मानसिंह के हाथी पर जो है लगाम देते हैं और उनके हाथी के जो दांत है उस पर चेतक पैर रखता है, और उस प्रकार महाराणा जो है वो अपना भाला जो है तानते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है हल्दी घाटी का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध रहता है। और इसके बाद महाराणा प्रताप की जो है संघर्ष की कहानी और संघर्ष मातृभूमि के स्वाभिमान की कहानी, तो एक अलग ही दिशा हो जाएगा। अभी हम लोग अकबर की तरफ ही फोकस करते हैं। तो अगला क्या होता है, तो 1581 ईस्वी में काबुल की विजय करते हैं। 1581 ईस्वी काबुल की विजय है। अगला दक्षिण भारत की विजय किस रूप में हो रहा है भाई? तो अगला जो है दक्षिण भारत की विजय। तो दक्षिण भारत की विजय में जो है ये इंपॉर्टेंट है, मुगलों की दक्षिण भारत की विजय जो है वो इंपॉर्टेंट है। 1591 में खानदेश की विजय होती है। इसमें खानदेश की विजय। अगला जो है 1597 में अहमदनगर की विजय। इसमें जो है अहमदनगर की विजय।
और अहमदनगर की विजय में चांद बीबी लड़ी थी। तो अभी मैंने कहा कि जहां भी महिलाएं लड़ रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐतिहासिक संदर्भ में, वो भी वो दौर जब पितृसत्तात्मक समाज का जमाना था। पितृसत्तात्मक समाज के दौर में यदि महिलाएं युद्ध का नेतृत्व की तो निश्चयता ही वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्या है, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय करते हैं। असीरगढ़ की विजय, ये अकबर के क्या है भाई, तो ये अकबर के महत्वपूर्ण विजय हैं। इसके अलावा जो है काबुल है, कांधार है, कश्मीर है, उड़ीसा है, ये सारे भी विजय उन्होंने किया हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सबको छोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग भारतीय उपमहाद्वीप पे उनका शासन है। अब हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर की महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं वो क्या है भाई, तो अकबर की महत्वपूर्ण नीतियां, एक शासक आपने देखा था फिरोज शाह तुगलक थे, सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासक थे। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, युद्ध में जो पराजित देश के जो सैनिकों को दास बनाया जाता था, तो पहले ऐसे शख्सियत रहते हैं, पहले ऐसे राजा रहते हैं जो इन्होंने दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। अकबर उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दास प्रथा की ही समाप्ति कर दिया। दास प्रथा की समाप्ति कर दिया। तो दास प्रथा बच्चों एक तरीके से अमानवीय कार्य व्यवहार, और ये अकबर की जो है दृष्टिकोण की समग्रता या मानवतावादी मूल्यों को दर्शाता है। अगला उन्होंने क्या किया, तो अगला उन्होंने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया। कब कर दिया भाई, तो 1563 ईस्वी में कर दिया। हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पर जैसे अभी कुंभ है, तो ऐसे अगर कोई भी बड़ी तीर्थ यात्राएं होती थी तो उस पर टैक्स लिया जाता था। अकबर कहते हैं कि नहीं, धार्मिक आधार पर जो है या व्यक्ति के धार्मिक स्थलों पर कर लेना जो है ये वाजिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो उसे समाप्त कर दिया। अगला इन्होंने क्या किया, तो अगला जो है जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर की समाप्ति कर दिया। जजिया कर बच्चों गैर मुस्लिमों से एक मुस्लिम राज्य में उनके सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। तो गैर मुस्लिमों से, तो हिंदू जो है गैर मुस्लिम में ही आएंगे, उनके ही देश में जो है उन्हीं की सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला ये धार्मिक कर है। अकबर इसे भी जो है कहते हैं कि ये व्यावहारिक नहीं है और इस कर को भी समाप्त कर देते हैं। अगला क्या होता है, तो अगला जो है अकबर ने जो इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना की स्थापना कब किया भाई, तो 1575 ईस्वी में किया। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में, ये एक पूजा स्थल, क्या इसे एक धार्मिक धर्म संसद कह सकते हैं कि दिस वाज द रिलीजियस पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। तो इबादत खाना की स्थापना 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। सभी धर्म के जो धर्माचार्य हैं वो आए और रिलीजियस जो है एक डिस्कशंस होगा। अकबर देखते हैं कि सभी धर्मों के खोले जाने के बाद उलमा वर्ग है भाई, तो धर्म गुरु जो होंगे अपने धर्म की ही श्रेष्ठता से ग्रसित होंगे। तो ऐसे में 1579 में वो किसकी घोषणा करते हैं,
तो 1579 में उन्होंने महजरनामा की घोषणा किया। महजर नामा की घोषणा किया। अब ये जो महजरनामा है ये क्या है? तो अकबर कहते हैं कि धर्म के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसकी है? वो हमारी है। तो ये महजरनामा की घोषणा हो गया। अगला क्या है भाई? तो अगला आईने 10 साला। आईने 10 साला की स्थापना। आईने 10 साला जो रहता है वो टोडरमल के द्वारा विकसित है। आर्थिक क्षेत्र में, कृषि भू राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन पहल रहता है। जहां सल्तनत काल में भू राजस्व का निर्धारण अनुमान के आधार पर होता था, अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं वो भूमि माप की परंपरा की शुरुआत कराते हैं, विश्व प्रणाली को लाते हैं। वहीं अकबर के द्वारा आईने 10 साला, आईने 10 साला व्यवस्था टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था और इसमें 10 वर्ष के फसल की उत्पादकता को जो है शामिल किया गया था। भारत में प्रति 4 से 6 वर्ष पर बच्चों मानसून की विफलता देखने को मिलती है। भारतीय कृषि आज भी लमसम मानसून पर निर्भर करती है। तो वैसे में जब फसल बर्बाद हो रहा है तो उस वर्ष के भी आंकड़े समाहित हो और एक किसान मित्र व्यवस्था, फार्मर्स फ्रेंडली जो सिस्टम है वह आईने 10 साला व्यवस्था है। मान लीजिए आज से अगले 10 वर्षों के फसल के उत्पादकता के आंकड़े को इकट्ठित किया जाए, सबका औसत निकाला जाए, तो औसत उत्पादकता का 1/3 जो है ये भू राजस्व की दर के रूप में अकबर के द्वारा टोडरमल के माध्यम से विकसित करवाई गई व्यवस्था थी। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है दीने इलाही की स्थापना। दीने इलाही की स्थापना। तो दीने इलाही क्या रहता है? दीने इलाही जो धर्म संसद सम्मेलन इनका हो रहा है, इबादत खाना में जो सभी धर्माचार्य जो है चर्चा कर रहे हैं, तो अकबर सभी धर्मों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। सभी धर्म की श्रेष्ठ तत्वों को संकलित करके एक नवीन धर्म दीने इलाही को शुरू किया गया 1582 ईस्वी से। और बच्चों यहां पे कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे तो धर्म के प्रचार प्रसार पे इन्होंने कोई भी जनता के पैसे को, राजकोष को नहीं खर्च किया। ये भी इनकी दूरदर्शिता का पहलू रहता है। तो इसके बाद एक अंतिम है इलाही संवत की शुरुआत। इलाही संवत की शुरुआत। इलाही संवत की शुरुआत। तो ये 1584 ईस्वी में जो है एक नवीन कैलेंडर इलाही संवत को शुरू किया गया था। अकबर का अगला बच्चों जो महत्वपूर्ण नीति है वो क्या है? तो वो सुलहे कुल की नीति है। सुलहे कुल की नीति है। जो सुलहे कुल की नीति रहता है ये क्या था? तो अकबर के जो है धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का परिचायक रहता है। अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी रहती है उसका जो है परिचायक रहता है। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण क्या है? सुलह कुल की नीति का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण क्या है? तो अकबर के द्वारा ऐसा मानना था कि जो है सभी धर्मों को साथ लेकर के, हिंदुस्तान क्या है, विविधता में एकता का देश है, सभी धर्म के योग्य श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर के ही शांतिपूर्वक शासन प्रशासन के कार्य को, सबके विश्वास को जीतते हुए ही राज्य के सुचारू संचालन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
एक तरीके से अगर वर्तमान के संदर्भ में कहा जाए तो सबका साथ और सबका विकास, यही अकबर की सुलह कुल की नीति है। तो इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं भाई, तो इसके अंतर्गत जो है राजनीतिक आयाम क्या रहता है, तो राजनीतिक आयाम में हिंदुओं को उच्च पद दिया जाना। हिंदुओं को उच्च पद मीन्स की राजपूतों को उच्च पद दिया जाना। मुस्लिमों में बच्चों कई राजनीति में वर्ग थे, ईरानी ग्रुप था, तुरानी ग्रुप था, अफगानी ग्रुप था। ऐसे में भारत की जो है योद्धा जाति राजपूतों को भी वो उसमें समाहित करते हुए जो है अपने दरबारी गुट के सामाजिक जनाधार का विस्तार और उनके दलीय राजनीति में संतुलन लाना चाहते थे। सुलह कुल नीति का जो है आर्थिक आयाम क्या है, राजनीतिक आयाम हो गया। अब आर्थिक आयाम क्या है भाई, तो सुलह कुल की नीति के आर्थिक आयाम के तहत जो है हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों वर्ग पर एक समान कर संहिता, जैसे जजिया को समाप्त कर देना कि धार्मिक आधार पर कोई कर जो है नहीं लिया जाएगा, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देना, ये रहता है। अगला क्या है, तो अगला जो है धार्मिक सांस्कृतिक आयाम क्या है, तो धार्मिक सांस्कृतिक आयाम में इनका दीन इलाही जो है एक सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को मिला करके एक नवीन धर्म दीन इलाही को शुरू किया गया, ये उसका आयाम है। तो इस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके से जो है सामाजिक आयाम क्या है बच्चों, तो हिंदुओं के साथ राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना होती है। सामाजिक आयाम क्या है, तो जो भी हिंदू त्योहार हैं उन त्योहारों को, अकबर होली मनाते थे, अकबर रक्षाबंधन के त्योहार को वो करते थे। तो इस तरीके से सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को जीत करके शासन करने का जो दृष्टिकोण था, ये उनके एक लंबे समय तक शासन और साथ ही साथ अपने मरने के बाद भी मुगलों को एक ऐसी दिशा दिखा देना जिससे उनका शासन एक लंबे समय तक क्या रहता है, चिर स्थायी बना रहता है। तो चलिए ये अकबर हो गए। अब हम लोग कहा यहां पे अकबर के काल तक ही हम लोग के चैप्टर में जो है मेंशन है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुगल काल की सामाजिक दशा क्या है। मुगल कालीन सामाजिक दशा कैसा है, तो सामाजिक दशा में क्या है भाई, तो सामाजिक दशा में समाज का स्वरूप कैसा है। दूसरा मुद्दा है समाज के स्वरूप के साथ जो है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो समाज का स्वरूप कैसा रहता है, समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली है। समाज में हिंदू और मुस्लिम यही दो प्रमुख वर्ग रहते हैं, इसके अलावा जो है बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। महिलाओं की स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो महिलाओं की स्थिति जो है पूर्व की अपेक्षा बहुत अच्छी है, पूर्व की अपेक्षा बहुत अच्छी है। और कैसे बहुत अच्छी है, तो मुस्लिम और हिंदू वर्ग की कुछ महिलाओं का जिक्र किया जा सकता है। मुस्लिम वर्ग में बच्चों गुलबदन बेगम है, हुमायूंनामा की रचना की है। महामनगा है जो एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में रहती हैं। आगे चल करके नूरजहां आती हैं। नूरजहां का जहांगीर के समय में बाकायदे अपना एक जुंटा ग्रुप चलता था। जुंटा ग्रुप मतलब एक पैरेलल समानांतर सरकार लेके चलती थी, वो भी एक कुशल राजनीतिक वो है।
असमत बेगम है, इन्होंने इत्र का आविष्कार किया हुआ था, तो ये महिलाओं की एक अच्छी भूमिका का प्रमुख उदाहरण है। अगला, जहां आरा रहती हैं, जहां आरा ने एक शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना किया था। चांद बीबी जो रहती हैं, चांद बीबी अकबर से लड़ी थी, महिलाओं की सशक्त स्थिति का उदाहरण है। हिंदू धर्म में बच्चों जो है रानी दुर्गावती हैं, ताराबाई हैं जो औरंगजेब से लड़ी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जोधाबाई हैं जो एक कुशल शमशीरबाज हैं, तो ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख महिलाएं हैं, तो उनकी अच्छी स्थिति को दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक बुराइयों में जैसे कि पर्दा प्रथा है, बहु विवाह है, बाल विवाह है। हालांकि अकबर ने विवाह की निश्चित आयु भी निर्धारित करवाया हुआ था। तो चलिए जो है ये क्या है, ये जो है मुगलों की सामाजिक दशा है। अगला जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, तो अगला जो मुख्य मुद्दा है मुगल कालीन आर्थिक दशा है। आर्थिक दशा में कृषि की दशा देखते हैं भाई, कृषि की दशा कैसी है। तो कृषि की दशा बहुत अच्छी रहती है भाई। किसी भी भारतीय समय काल में देखेंगे तो कृषि की दशा, द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रिटी गुड। कैसे कृषि की दशा अच्छी है, तो कृषि की दशा अच्छी होने के कारण भूमि के 4 प्रकार थे। जो भूमि के 4 प्रकार हैं उसमें कौन कौन से हैं भाई, तो पोलज भूमि है, पोलज भूमि है। अगले जो है परती भूमि है। अगला जो है चाचर भूमि है। और अगला जो है वो बंजर भूमि है। पोलज भूमि किस भूमि को कहते हैं, तो पोलज भूमि प्रति वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि को कहते हैं। पोलज भूमि जो है प्रति वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि को कह रहे हैं। प्रति भूमि कौन सी है भाई, तो प्रति भूमि जो है 1 वर्ष के अंतराल पर कृषि की जाने वाली भूमि है। पोलज भूमि, प्रति भूमि, चाचर भूमि किसे कहते हैं, तो 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर कृषि की जाने वाली भूमि को कहते हैं। और बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो ये आप समझ ही रहे हैं, बंजर भूमि जो है अनुपजाऊ भूमि को कहा जाता था। अनुपजाऊ भूमि को कहा जाता था, ये बैरन लैंड के रूप में है। तो ऐसे में क्या है, भूमि का वर्गीकरण किया जाना, ये एक उनकी प्रमुख वो रहती है। आईने 10 आला बच्चों मैंने बताया ही कि आईने 10 आला में 10 वर्ष के फसल का जो है औसत उपज के आंकड़े के आधार पर 1/3 जो है वसूल किया जाता था भू राजस्व के रूप में। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा जो है सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार शाहजहां के द्वारा किया गया। तो जो सिंचाई व्यवस्था है उसका विस्तार शाहजहां ने किया। सतलज और घग्गर नहर को जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये उनकी एक प्रमुख इनिशिएटिव के रूप में रहता है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है अगर इनकी उसमें देखा जाए आर्थिक दशा में, तो मुगलों का जो है हुंडी व्यवस्था क्या है, या कृषि से जुड़ा हुआ ददनी प्रथा क्या है। तो ददनी प्रथा जो रहता है
यूरोपियों का आगमन मुगलों से पहले ही हो गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 है, पुर्तगाली 1498 में ही आ गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे फिर अन्य भी यूरोपीय आते हैं। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा जो है नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसे कह सकते हैं। किसानों को कुछ अग्रिम राशि दे करके एक कॉन्ट्रैक्ट करना, एक समझौता करना, और उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत जो है, उस समझौते के अंतर्गत जो है उसी फसल की खेती किया जाना जो बागान मालिक या समझौता करने वाला व्यक्ति चाहता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया, इस व्यवस्था को ददनी प्रथा कहा गया। ठीक है, तो इसके सकारात्मक पक्ष भी थे, इसके नकारात्मक पक्ष भी थे। सकारात्मक पक्ष ये था बच्चों की जहां पे किसानों का शोषण नहीं था, वहां पे अग्रिम राशि का मतलब है। आगे चल करके क्या होता है, जबरन अगर कराया जा रहा है तो इसके जो है नकारात्मक पहलू हैं, जो आगे चल करके आधुनिक काल में नील की खेती में देख सकते हैं, जो तीन कठिया प्रथा चंपारण में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं हुंडी व्यवस्था क्या है। हुंडी व्यवस्था या हुंडी प्रणाली क्या है। तो ये जो हुंडी व्यवस्था है, तो हुंडी व्यवस्था में एक तरीके से ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तो आधुनिक जो है बैंकिंग व्यवस्था के रूप में है। आधुनिक जो बैंकिंग व्यवस्था है मींस कि अगर कोई दूर दराज का व्यापारी है, तो उस जमाने में बच्चों व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं होते थे। सुरक्षित नहीं होते थे तो एक जगह से दूसरे जगह दिन ढलने के बाद कोई होटल वोटल तो था नहीं, आज की तरह बेटा 100 नंबर था नहीं, डायल कर दिए पुलिस आ गई। मोबाइल था नहीं कि अपना लाइव लोकेशन शेयर कर दिए कि कहां पे हैं। तो ऐसे में पैसे के साथ व्यापारियों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना जो है वो बहुत ज्यादा असुरक्षित था। तो प्रमुख शहरों में जो है हुंडी कार्यालय रहते हैं। मान लीजिए कलकत्ता का कोई व्यापारी सोना खरीदने के लिए गुजरात आ रहा है, तो इतनी लंबी यात्रा में वो बहुत ज्यादा पैसा लेकर के ना चले, तो पैसा सारा जमा कर दे अपने कलकत्ता के हुंडी कार्यालय में, बदले में उनको एक हुंडी पत्र जारी हो जाता था। आकर के गुजरात में वो अब आराम से आ गए भाई, एक झोली एक पोटली लेकर के गुजरात आ गए, वहां पे वो हुंडी पत्र दिए, बदले में उनको वो पैसा मिला। और इस सेवा के बदले में जैसे बैंकिंग सिस्टम भी एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करता है, तो वही उनके द्वारा भी किया जा रहा है। चलिए भाई, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो है वो पहलू क्या है। तो अगला पहलू है मुगलों की सिक्का व्यवस्था। मुगलों की सिक्का व्यवस्था कैसा है। तो शाही टकसाल की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया, और इस तरीके से जो है कुछ प्रमुख सिक्के रहते हैं, जैसे बाबर के द्वारा शाहरुख नाम का सिक्का था, इसके बाद निसार सिक्का था, चांदी का सिक्का बच्चों रुपया रहता है जिसे शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, और मुगलों के काल में भी यही एक मानक सिक्के के रूप में जो है वो प्रचलन में बना रहता है। शाहजहां के द्वारा आना सिक्के का जो है प्रचलन किया गया था। उद्योग धंधों की बात किया जाए तो पारंपरिक सारे उद्योग हैं। भारत से मसालों का निर्यात हो रहा है, सूती कपड़ों का निर्यात हो रहा है, हाथी दांत से बनी वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। विनिर्मित जो उत्पाद है यूरोपीय आ चुके हैं, तो भारतीय सामानों को दुनिया भर के बाजारों में बेचते थे, तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का जो है वो किया जा रहा है। भारतीय वस्त्र में जो सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र हैं, ये वैश्विक स्तर पे काफी पहचान बनाए हुए हैं। इस समय बच्चों जहाज निर्माण उद्योग के रूप में भी जो पश्चिम का तट है वो बहुत लोकप्रिय है। वीर जी बोहरा नाम के एक व्यापारी रहते हैं,
उनके पास 200 जहाजें थी, इसका उल्लेख मिलता है। वस्त्र रंगसाजी उद्योग था, कागज निर्माण उद्योग था, जिल्द साजी उद्योग था, ग्रामीण स्तर पे गुड़ और खंडसारी उद्योग है, बर्तन निर्माण उद्योग है। ये सारे मुगल काल के जो हैं वो प्रमुख उद्योग और धंधे रहते हैं। तो आइए जो है यहां तक का पहलू हम लोगों का हो गया। अब कहां पे आ रहे हैं, तो अब जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला की तरफ देखा जाए। मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला की तरफ देखा जाए तो मुगल कालीन स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में जो है वैश्विक प्रतिमान स्थापित करते हैं, वैश्विक प्रतिमान यह स्थापित करते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की अगर व्यवस्थित शुरुआत माना जाए तो व्यवस्थित शुरुआत जो है अकबर के काल से शुरू होता है। यदि इस स्थापत्य कला की विशेषताओं को देखा जाए तो स्थापत्य कला की जो है विशेषताओं को देखा जाए तो इस्लामिक स्थापत्य का ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ बच्चों, तो मुगलकालीन स्थापत्य का कला की अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो ये विशेषताएं क्या हैं भाई, तो ये विशेषताएं जो है इस्लामिक स्थापत्य की ही विशेषताओं को दिखाते हैं। मेहराब है, गुंबद है, मीनार है। तो ये चीजें तो सल्तनत काल में भी हमें देखने को मिल रही हैं, परंतु उसका और भी एलिगेंट रूप जो है वो देखने को मिलेगा अगला जो है भवनों का जो अलंकरण है, ये इनकी मुख्य विशेषता के रूप में देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ नवीन आयाम जो है मुगलों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो आते हैं भाई, पहले देखते हैं कि व्यवस्थित शुरुआत जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया, और ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है स्थापत्य कला का एक नवीन प्रतिमान है। अगर देखेंगे तो देख के ही समझ में आएगा कि क्या खूबसूरती है। मुगल काल का पहला ऐसा इमारत है, ये प्रथम इमारत है जिसमें क्या है, जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। प्रथम इमारत जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। अब बच्चों ये मुगल काल में मैं टर्म एंड कंडीशन दे रहा हूं क्योंकि दोहरे गुंबद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोधी काल में ही हमें देखने को मिल गया था, सिकंदर लोधी जो रहते हैं। तो दोहरे गुंबद का मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताया था कि क्यों दोहरे गुंबद बनाए जा रहे हैं। तो ये भवन है तो ऐसे गुंबद होता था,
अब भाई शासक अपनी वैभवशाली जो है अपने पराक्रम को स्थापत्य के रूप में भी दिखाना चाह रहे हैं, तो भवन को भव्यता प्रदान किए जाने के लिए दोहरे गुंबद का प्रयोग। इसका जो वैज्ञानिक बच्चों रूप रहता है, तो वैज्ञानिक रूप क्या रहता है कि भारत उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी है, वो जमाना एसी का कूलर का था नहीं, तो ऐसे में भवन को शीतल कैसे रखा जाए, भवन को शीतलता देने के लिए जो है दोहरे गुंबद, मतलब एक और डबल डोम हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो भवन को शीतल रख रहा है। इसका पहला बानगी हमें हुमायूं के मकबरे में दिखता है। अगला बच्चों क्या दिख रहा है, तो अगला जो है चार बाग शैली दिख रहा है। चार बाग शैली, अब ये चार बाग शैली क्या है भाई, तो चार बाग शैली में जो है ये मान लीजिए कि ये भवन संरचना है। भवन संरचना के सामने जो है ये भवनों को सजावट का रूप था, सजावट का रूप है। सजावट के रूप में जो है पूरे भवन संरचना के आगे जो ये गार्डन है उसे बच्चों जो है चार भागों में ऐसे डिवाइड किया जा रहा है, उसे जो है चार भागों में डिवाइड किया जा रहा है। तो यही क्या है, यही जो है चार बाग शैली है, चार बाग शैली है। अब इसमें क्या करते थे, तो इसमें जो है फूल पत्तियां इसके साथ सजावट किया जाता था। इसके साथ साथ इस चार बाग शैली में क्या दिख रहा है, तो इस चार बाग शैली में जो है बहता हुआ पानी है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है बहता हुआ पानी है। इसके पहले जो है आप देख रहे थे द्राविड़ शैली के जो मंदिर है उसमें देखेंगे कि मंदिर परिसर में जल कुंड होता था, वो बहता हुआ पानी नहीं था, वो स्थिर था। अब बहता हुआ पानी क्या है भाई, तो इनके गतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। जो कहते हैं ना बहता हुआ पानी कहेगा यही कहानी, यहां कहां बैठ गए हमदम, उठो दूर चलो इंतजार में खड़ी है जिंदगानी। तो कुछ ऐसा ही जो है वो देखने को मुगलों के जो है डायनेमिक कैरेक्टर को जो है ये शो कर रहा है। अकबर के समय में जो है बुलंद दरवाजे का भी निर्माण किया जाता है। अकबर की राजधानी कहां है, तो राजधानी जो है फतेहपुर सिकरी है, फतेहपुर सिकरी है। और फतेहपुर सिकरी में जो है कई सारे भवनों का निर्माण किया जाता है। फतेहपुर सिकरी बच्चों जो है ये आगरा में है। तो आगरा का लाल किला का निर्माण हो रहा है। आगरा में बच्चों जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण हो रहा है। आगरा के लाल किला में एक से बढ़कर एक बेहतरीन जो है इमारतों का निर्माण किया गया है। आगरा का लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर का श्रेष्ठ उदाहरण है, पत्थर का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद फिर कौन आते हैं, तो इसके बाद जो है जहांगीर आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, तो फिर जहांगीर आते हैं। जहांगीर की रुचि कहां पे है भाई, तो जहांगीर की जो रुचि चित्रकला में रहती है। और चित्रकला में इनकी रुचि के कारण स्थापत्य कला का क्षेत्र जो है इग्नोर ही रहता है। तो ऐसे में जो है जहांगीर की चित्रकला का जो समझ है उनके इस वक्तव्य से समझा जा सकता है कि वो कहते हैं कि मैं चित्र को देख करके ये बता सकता हूं कि फला चित्रकार जिंदा है या वो मर चुका है। तो ये जहांगीर है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष कहां पे है भाई, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला का
जो चरमोत्कर्ष है वो हमें कहां दिखता है, तो वो हमें शाहजहां के निर्मित भवनों में दिखता है। शाहजहां के निर्मित भवनों में जो है ताजमहल है, इनके निर्मित भवनों में लाल किला है, इनके निर्मित भवनों में जो है जामा मस्जिद है। मुगल काल की निर्मित इमारतों में बच्चों जो है एक अलंकरण विधि क्या रहता है, तो जो अलंकरण की पित्राद्युरा तकनीक रहता है, पित्राद्युरा तकनीक रहता है। द पित्राड्यूरा टेक्निक ऑफ ऑर्नामेंटेशन ड्यूरिंग द मुगल एज। अब ये पित्राड्यूरा तकनीक क्या है, तो इसका प्रथम उदाहरण जो है एतमादुद्दौला के उसमें मकबरे में मिलेगा। प्रथम उदाहरण जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में कहां दिखेगा भाई, आगरा में। ये एतमादुद्दौला कौन है भाई, तो एतमादुद्दौला जो है नूरजहां के, सॉरी हाँ, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के वालिद रहते हैं, उनके पिता रहते हैं। ये बच्चों क्या है, तो बेशकीमती पत्थरों से दीवालों को सजाने की विधि है, और इसी पित्राद्युरा तकनीक का जो है श्रेष्ठ उदाहरण हमें कहां दिखेगा, तो इसका जो है श्रेष्ठ उदाहरण हमें ताजमहल में दिखेगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वी कैन ऑब्जर्व इन ताजमहल। ताजमहल दोहरे गुंबद का भी जो है वो प्रतीक है। चलिए भाई, तो ताजमहल के बारे में ऐसा सुने होंगे कि 20 साल में बना हुआ था, दुनिया के 20,000 सबसे हुनरमंद जो है लोगों ने इसे बनाया था। ये कुछ किंवदंतियां हैं, ऐसा माना जाता है कि एक ब्लैक ताज भी था। तो वो सारा बच्चों जो है ऑप्शनल के लेवल पे चीजों को डिस्कस किया जाता है। लाल किला क्या है, लाल किला लगभग 9 सालों में बन करके राजधानी को ये आगरा से दिल्ली लाते हैं शाहजहां। तो एक प्रेम की इमारत ताजमहल था, तो राजनीतिक क्षेत्र की एक बुलंद इमारत लाल किला बनता है। जामा मस्जिद दिल्ली में लाल किला के ही सम्मुख जो है उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मस्जिद हुआ करता था। तो इस तरीके से शाहजहां ने मुगल स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। औरंगजेब के समय में क्या होता है, तो औरंगजेब के समय में जो है क्योंकि मुगलों की अर्थव्यवस्था डवाडोल रहती है, औरंगजेब दक्षिण में फंसे हुए रहते हैं, अतः जो उन्होंने स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सब पर जो है ध्यान नहीं दिया, और एक तरीके से जो है स्थापत्य कला का पतन देखने को मिलता है। दक्षिण में जो है बीबी का मकबरा औरंगजेब के समय का एक प्रमुख नमूना है, जो कि ताजमहल की फूहड़ नकल को दिखाता है। अब भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुगल कालीन साहित्य क्या है। मुगल कालीन जो है कालीन साहित्य क्या है, तो मुगल कालीन साहित्य के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो फारसी ही इनकी अपनी जुबान रहती है, जो जिसके माध्यम से जो है सरकारी कार्यों को जो है प्रतिपादित किया जाता था। हालांकि इसके अलावा जो है हिंदी साहित्य का भी प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। महाभारत का अनुवाद किसमें देखने को मिलता है, तो महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा के रूप में दिखता है। बदायूनी और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया रहता है। इसी प्रकार जो है रामायण जो रहता है उसका भी फारसी में जो है अनुवाद बदायूनी के द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया जाता है। इस समय के प्रमुख अगर देखा जाए हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो
तुलसीदास हैं, रसखान हैं, अब्दुल रहीम खाना है, अब्दुल रहीम जो है खाना है। तो ये लोग इस समय के जो हैं प्रमुख हिंदी से जुड़े हुए साहित्यकार हैं। बाकी बच्चों जो फारसी साहित्य है ये क्या हो जाता है, ये हम लोगों का फैक्चुअल मैटर जो है वो हो जाता है। जैसे तुझके बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा के रूप में रहता है, तुर्की भाषा में लिखा हुआ रहता है। अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। इसी तरीके से अकबर नामा जो है अबुल फजल की रचना रहता है। यह अकबर के समय काल को समझने के लिए एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में रहता है। तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा सृजित साहित्य संरचना है। तो ये सारे जो है फारसी साहित्य में कई सारे जो हैं फैक्चुअल डेटा है, उसे जो है फैक्चुअल बहुत ज्यादा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। तो चलिए बच्चों, यहीं पे हम लोगों का जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। ये साप्ताहिक हम लोगों की श्रृंखला है जो यूट्यूब पे निरंतर चल रहा है। अब हम लोग जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और जो चंद बचे हुए चैप्टर हैं उसे इसी तरीके से आने वाले सप्ताह में हम लोग समाप्त करेंगे। जुड़े रहिए PW ओनली IAS हिंदी माध्यम के इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।